जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू अजय सर क्लासेस जीके। आज हम दोबारा से दूसरी क्लास में मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ने जा रहे हैं और हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। जो बच्चे हमारे एसएससी एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं तो हम क्विज़ के माध्यम से इन क्वेश्चनों को पढ़ेंगे। ध्यान रहे, आपको मैं एक बात क्लियर करा देता हूँ, जो भी मैं आपको क्वेश्चन पढ़ाऊँगा या क्वेश्चन के अंदर कोई विस्तार में चीज़ बताऊँगा वो आपके लिए बहुत ही अहम जानकारी रहेगी और परीक्षा में 100% वहाँ से आएगी। तो परीक्षा को ध्यान में रखते हुए मैं आपको ये वीडियो को आगे बढ़ाता हूँ। तो आपके सामने रहा पहला क्वेश्चन, वाष्पीकरण सोडा रासायनिक सूत्र है। तो वाष्पीकरण सोडा का या धावन सोडा का रासायनिक सूत्र है Na2CO3 10H2O। Na2CO3 10H2O आपका सही उत्तर होगा। अब मैं बात कर लेता हूँ ऑप्शन बी की, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बुझा हुआ चूना है, ध्यान रखना। ऑप्शन डी, सोडियम बाइकार्बोनेट, इसे खाने का सोडा या बेकिंग सोडा भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है। तो मौलिक अधिकारों को हमने अमेरिका से सीखा है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आयरलैंड से मैंने या हम लोगों ने भारतीय संविधान में क्या लिया है, तो आयरलैंड से हमने राज्य की नीति के निर्देशक सिद्धांतों के लिया है। यूनाइटेड किंगडम से हमने क्या लिया है, तो यूनाइटेड किंगडम से हमने एकल नागरिकता लिया है और संसाधनात्मक प्रणाली को सीखा है। ये आपको क्लियर रखना है। एकल नागरिकता का प्रावधान यूनाइटेड किंगडम, शॉर्ट में यूके भी लिख के आता है। रूस से हमने मौलिक कर्तव्यों को लिया है, जो कि हम आगे डिटेल में देखेंगे। गौतम बुद्ध के भक्तों द्वारा मनाई जाने वाली बुद्ध पूर्णिमा हिंदू माह डैश में मनाई जाती है। तो गौतम बुद्ध के भक्तों द्वारा मनाई जाने वाली बुद्ध पूर्णिमा हिंदू माह के वैशाख, मतलब जो चैत्र का महीना है ना, उसके बाद ही आता है। चैत्र के बाद वैशाख आता है, आपको ये ध्यान रखना है। फाल्गुन के बाद आता है चैत्र, और चैत्र के बाद वैशाख आता है। ये भी महीने आपको याद करने ही पड़ेंगे, क्योंकि परीक्षा में यहाँ से एसएससी में पूछता ही है। ऐसी नौकरियाँ, ऐसी सरकारी वस्तुएं और सेवाएं जो सीधे उपभोक्ता को नहीं बेची जाती, उदाहरण के लिए रक्षा सामान, सड़कें, निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत वर्गीकृत की जाती हैं। तो ऐसी सरकारी वस्तुएं और सेवाएं जो सीधे उपभोक्ता को नहीं बेची जाती, उदाहरण के तौर पर रक्षा सामान, सड़कें, ये सारी चीज़ें, तो ये सब सार्वजनिक वस्तुओं के रूप में आती हैं। सार्वजनिक, जैसे शौचालय का आपने सुना होगा नाम, तो ये नहीं बेच सकते। तो सार्वजनिक शौचालय मतलब पब्लिक सेक्टर, क्लियर। तो ऐसे ही आप ध्यान रखेंगे, सार्वजनिक वस्तुएं जो होती हैं यूनिवर्सल या फिर पब्लिक सेक्टर की थिंग्स होती हैं, इनको हम नहीं बेच सकते सीधे किसी उपभोक्ता को। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। असम में कितने प्रकार के बिहू उत्सव मनाए जाते हैं। तो असम में 3 प्रकार के बिहू उत्सव मनाए जाते हैं, जो कि हम इनको एक एक करके अच्छे से समझेंगे, क्योंकि हर एक प्रकार का जो नृत्य है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। परीक्षा पूछता है कौन सा नृत्य कौन से महीने मनाया जाता है और किसके लिए फेमस है, इसे किस दूसरे नाम से जानते हैं। ये क्वेश्चन एसएससी में कई बार पूछे जा चुके हैं, तो ध्यान दें। असम में बिहू एक प्रमुख पर्व है। इसमें बड़े उत्साह के साथ सभी जाति के लोग शामिल होते हैं। असम में बिहू एक क्या है, प्रमुख पर्व है। इसमें बड़े उत्साह के साथ सभी जाति के लोग शामिल होते हैं। असम में 3 तरह के बिहू मनाए जाते हैं, जो 3 ऋतु के प्रतीक हैं। पहला बिहू, ध्यान रखना, मैंने बोला पहला बिहू, जिसे बोहाग बिहू या रंगोली बिहू के नाम से जानते हैं। तो बोहाग बिहू को हम रंगोली बिहू भी कहते हैं। अब ये कब मनेगा, किस महीने मनेगा, ध्यान रखना। अप्रैल में बनता है, चैत्र का महीना हो सकता है अप्रैल में, या फिर वैशाख का हो सकता है, तो उस समय मनाया जाता है। तो पहला बोहाग बिहू, जिसे रंगोली बिहू के नाम से जानते हैं, अप्रैल के महीने में मनाया जाता है। चैत्र का महीना या वैशाख का महीना उस समय पड़ सकता है। यह असम का एक मुख्य पर्व भी है, ध्यान रखना। दूसरे प्रकार का बिहू की बात करेंगे, तो दूसरा बिहू जिसे हम काती बिहू या कंगाली बिहू भी कहते हैं। दूसरे प्रकार के बिहू को क्या कहते हैं, काती बिहू या कंगाली बिहू। यह कार्तिक महीना अक्टूबर में पड़ता है, तो अक्टूबर में मनाया जाता है। इसके बाद तीसरा जो है माघ बिहू या भोगाली बिहू के नाम से भी जानते हैं। अब माघ बिहू और ये भोगाली बिहू जो तीसरा है, यह मकर संक्रांति के अवसर पर मनाया जाता है। और 14 फरवरी को, जैसे कि आपको पता ही है, मकर संक्रांति 14 जनवरी को मनाई जाती है। तो 14 जनवरी को मकर संक्रांति के अवसर पर माघ बिहू या भोगाली बिहू उत्सव तीसरा वाला बिहू का मनाया जाता है। तो आपको तीनों क्लियर हो गए होंगे। मैं जल्दी से फिर से बता देता हूँ। बोहाग बिहू या रंगोली बिहू जो अप्रैल में, चैत्र या वैशाख में मनाया जाता है। और दूसरा है काती बिहू या कंगाली बिहू, जो कार्तिक महीने अक्टूबर महीने मनाया जाता है। तीसरा है माघ बिहू या भोगाली बिहू, यह मकर संक्रांति के अवसर पर 14 जनवरी को मनाया जाता है। तो क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट, कालजयी कृति हस्तलक्षण दीपिका।
जो किस नृत्य शैली से संबंधित हैं? तो कथकली। तो कालजयी कृति जो है हस्तलक्षण दीपिका, वो कथकली नृत्य से संबंधित हैं। आपको मैं ऊपर के दिए हुए तीनों विकल्पों को याद कराता हूँ, यहाँ से भी बहुत सारे ढेर सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, तो आपको ध्यान रखना है। कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी को आप कैसे याद रखेंगे कि कहाँ का है? जो कुचिपुड़ी को याद रखेंगे आदि कच्ची पूड़ी, तो आदि कच्ची पूड़ी से आपको याद रहेगा आंध्र प्रदेश कुचिपुड़ी। आंध्र प्रदेश का जो शास्त्रीय नृत्य है वो कुचिपुड़ी है। सत्रिया, तो असम का जो नृत्य है वो सत्रिया है, और असम का ये नया शास्त्रीय नृत्य है, आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था। जिन लोगों ने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है वो आप हमारे प्ले लिस्ट में जाकर पिछली वीडियो देख सकते हैं, जो कि SSC MTS के लिए रामबाण साबित होगी आगे। और 100% मैं वादा करता हूँ यहाँ से क्वेश्चन आएंगे, यहाँ से नहीं आए तो फिर कहीं से भी नहीं आ सकते। आपको याद रखना, जी हमारी वीडियो बहुत उपयोग रहेंगी और इनका आप बार बार रिवीजन करते रहना। अब हम देखेंगे तीसरा भरतनाट्यम। भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, ये आपको क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा नृत्य मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों की महिलाओं द्वारा किया जाता है? तो कौन सा नृत्य है जो मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों की महिलाओं द्वारा किया जाता है? तो मटकी नृत्य जो है मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों की महिला द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, खिलाड़ी और उनके जन्म स्थान को आपको मिलाना है। तो पहला कौन सा है? सानिया मिर्जा महाराष्ट्र की हैं, बिल्कुल सही है। अंजुम चोपड़ा नई दिल्ली की हैं, बिल्कुल सही है। मिताली राज तमिलनाडु की, जी गलत है। सानिया नेहवाल हरियाणा की हैं, बिल्कुल सही है। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि मिताली राज किस राज्य की हैं, आप कमेंट बॉक्स में जल्दी से छाप दो मेरे प्रिय स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के 101वें संविधान संशोधन अधिनियम में निम्न प्रणाली की शुरुआत की गई थी। तो जब 101वां संविधान हुआ GST के अंदर, तब उसमें एक देश एक कर की बात कही गई थी। तो ध्यान रखना, यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, मैं आपको बताता हूँ क्या प्रश्न बने हैं और आगे किस तरह के क्वेश्चन बनेंगे। तो आगे किस तरह के बनेंगे आप ध्यान रखना। GST का पूर्ण रूप क्या है? तो GST का गुड्स एंड सर्विस टैक्स हो जाएगा। GST दिवस कब मनाया जाता है? तो GST दिवस हर साल 1 जुलाई को मनाया जाता है। GST कब लागू की गई थी? तो GST 1 जुलाई 2017 को लागू की गई थी। इसी प्रकार के हम और भी फैक्ट जान लेते हैं थोड़ा विस्तार में, जो कि आपकी परीक्षा में 100% आएंगे। GST का फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। नेक्स्ट पॉइंट, 8 सितंबर 2016 को राष्ट्रपति ने GST को मंजूरी दी थी। नेक्स्ट पॉइंट, 1 जुलाई 2017 को GST को लागू किया गया था। जब GST को लागू किया गया, यह किस देश के मॉडल पर डिपेंड थी या आधारित थी, बेस्ड थी? तो GST कनाडा मॉडल पर आधारित थी। अगर बात करें GST दिवस हम कब मनाते हैं? GST दिवस हम हर वर्ष 1 जुलाई को मनाते हैं। अगला इसी में देखेंगे पॉइंट को, 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के तहत संविधान में GST को जोड़ा गया था। GST सबसे पहले लागू करने वाला राज्य था असम, और GST को सबसे लास्ट में लागू करने वाला राज्य था जम्मू और कश्मीर। अगर हम बात करें GST का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो GST का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 269A में है, 269A में है। एक ही जगह कभी का भी लिख देता है, 269 का, तो आपको याद रखना है। अब मैं नेक्स्ट चीज़ को समझाऊंगा आपको। GST परिषद, GST की काउंसिल हर वर्ष में कई बार होती रहती हैं। तो GST काउंसिल की जो बैठक करता है वो वित्त मंत्री करता है। GST परिषद का अध्यक्ष वित्त मंत्री जी होते हैं। वर्तमान आपको पता ही है वित्त मंत्री और कॉर्पोरेट मामले के मंत्री निर्मला सीतारमण जी हैं। GST परिषद का भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में वर्णन है? ये भी क्वेश्चन पूछेगा आगे आपसे। तो अनुच्छेद 289A में, 279 में GST परिषद का है, 269 में GST का है। अब मैं बात करूंगा GST की दरें क्या हैं। तो GST की टैक्स स्लैब जो हैं वो 5%, 12%, 18% और 28% है। आई होप आपको ये क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलेंगे हम। कोशिका द्रव्य में राइबोसोम का क्या कार्य होता है? ध्यान रखना, कोशिका द्रव्य में राइबोसोम माइटोकॉन्ड्रिया और ग्लूकोकाए जैसे कोशिकांग होता है। तो क्लियर हो गया होगा आपको, कोशिका द्रव्य में राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया और गोल्जी काय जैसे कोशिकांग होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, सुनंदा नायर ने मुंबई विश्वविद्यालय से मोहिनी अट्टम नृत्य शैली में PhD प्राप्त की थी। तो आप ध्यान रखना, सुनंदा नायर ने मुंबई विश्वविद्यालय से मोहिनी अट्टम नृत्य शैली में PhD पूर्ण की थी। तो मोहिनी अट्टम आपको बताया था केरल का है पिछली वीडियो में। तो मोहिनी अट्टम केरल का आपको याद रखना है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का, कथकली जेबी केरल का, भरतनाट्यम तमिलनाडु का हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन वाकाटक राजवंश के संस्थापक थे? तो वाकाटक राजवंश के संस्थापक विंध्य शक्ति थे। विंध्य शक्ति वाकाटक राजवंश के संस्थापक थे। विकास की स्थिति के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता है? तो विकास की स्थिति के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण संभावित होता है,
विकसित स्टॉक और संचित कोष के आधार पर किया जाता है। तो विकास की स्थिति के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण संभावित विकसित स्टॉक और संचित कोष के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मौलिक कर्तव्य को परिभाषित किया गया है? तो भारतीय संविधान के 51A के अनुच्छेद के तहत मौलिक कर्तव्य को परिभाषित किया गया है। थोड़ा सा इसके बारे में विस्तार में जानेंगे, जो कि 101% आएगा। अगर नहीं आया ना तो आप कभी वीडियो नहीं देखना मेरी। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर मौलिक कर्तव्य को जानते हैं कि मौलिक कर्तव्य का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो 51A में। 51 का भी बोल देता है आपसे। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का वर्णन किस भाग में है? तो भाग 4 का में है। कभी कभी रोमन अंक में भी लिखता है, तो मैं आपको बता देता हूँ रोमन अंक में किस तरह से लिख के देगा। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है, इस तरह से आपको लिख के देगा और आप ध्यान से लगाना। तो ये हो जाएगा आपका 4 का। तो इस तरह से देगा आप, तो आप आराम से टिक लगा देंगे। 4 का आए भी हैं, मुझे इस चीज़ का अनुभव है, तो ध्यान रखना। मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है? तो रूस से लिया गया है मौलिक कर्तव्य को। मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत जोड़ा गया? ध्यान सुनते रहना आप मेरे क्वेश्चंस को, किस तरह से पूछता है मैं वो आपको बता रहा हूँ। 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत भारतीय संविधान में सरदार स्वर्ण सिंह समिति से सिफारिश पर मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो आप आराम से लगा देंगे किसकी सिफारिश पर? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा या सिफारिश पर। कब जोड़ा गया था? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। मौलिक कर्तव्य जब 1976 में जुड़े तब कितने थे? तो कुल मिलाकर 10 थे। ध्यान रखना, वर्तमान में इनकी संख्या 11 हो गई है। कब 11वां जोड़ा गया? ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो 11वां जो जोड़ा गया ना, वो 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत जोड़ा गया है। तो देखो आपके सामने मैं लिख के लाया हूँ, आप ध्यान से देखेंगे कि 11वां मौलिक कर्तव्य जो है वो क्या कहता है? माता पिता या संरक्षण द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चे हेतु प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना, ये 11वां मौलिक कर्तव्य है। कब जोड़ा गया? 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में जोड़ा गया है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। करेंसी नोट सिक्कों को कागजी मुद्रा कहा जाता है, इन्हें कानूनी निविदा भी कहते हैं। करेंसी नोट और सिक्कों को कागजी मुद्रा कहते हैं, और भी क्या नाम से जानते हैं? इन्हें कानूनी निविदा के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिम बंगाल किस देश के साथ अपनी सबसे लंबी सीमा साझा करता है? तो पश्चिम बंगाल सबसे ज़्यादा बांग्लादेश के साथ साझा करता है। इसके अलावा बाउंड्री भूटान और नेपाल से भी पश्चिम बंगाल की लगती है। थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। तो पश्चिम बंगाल की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएँ पूर्व में बांग्लादेश, उत्तर में भूटान और उत्तर पश्चिम में नेपाल के साथ लगती है, लेकिन पश्चिम बंगाल की सबसे ज़्यादा किसके साथ लगती है? बांग्लादेश के साथ। तो आगे पढ़ेंगे। पश्चिम बंगाल 2217 किलोमीटर के साथ बांग्लादेश के साथ अपनी सबसे लंबी सीमा साझा करता है। कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी का उदाहरण नहीं है? मतलब इनमें से एक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी नहीं होगी, मतलब पब्लिक सेक्टर की कंपनी नहीं होगी। महारत्न कंपनी के उदाहरण दिए गए हैं। तो सेल एक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है जो कि महारत्न कंपनी है। सेल का फुल फॉर्म परीक्षा में पूछा गया है, आपको ध्यान रखना है। सेल का फुल फॉर्म होता है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया NSE ये एक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी नहीं है। और इससे भी क्वेश्चन पूछा गया है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय कहाँ है? तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय महाराष्ट्र के मुंबई में है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का फुल फॉर्म भी पूछा गया, आपको ध्यान रखना है। NSE का फुल फॉर्म नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है। अगर मैं बात करूँ ONGC का फुल फॉर्म क्या होगा? ONGC का फुल फॉर्म होगा ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। वेल का क्या होगा? भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। तो आपसे पूछा था कौन सी कंपनी नहीं है? तो NSE नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। विनिर्मित वस्तुओं का निर्यात विनिर्मित वस्तुओं का निर्यात व्यापार और वाणिज्य को क्या करता है? फैलाता है। विनिर्मित वस्तुओं का जो निर्यात, कोई हमने वस्तु बनाई और उसका निर्यात किए, एक राज्य से दूसरे राज्य में उसको निर्यात किए, तो क्या होगा? व्यापार और वाणिज्य को क्या करेगा? वो फैलाएगा। व्यापार बढ़ेगा, फैलेगा, वाणिज्य भी बढ़ेगा, कमर्शियल। तो अगले पॉइंट की ओर चलेंगे। 1928 में दिल्ली में फिरोज शाह कोटला मैदान में एक बैठक में डैश की स्थापना की गई थी। इसके नेताओं में भगत सिंह, जतिन दास और अजय घोष थे। तो 1928 में दिल्ली में फिरोज शाह कोटला मैदान में एक बैठक में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। एसएससी का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, हर बार ये परीक्षा में आता ही रहता है और आगे भी आएगा, याद रखना आप।
आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन संसद के संयुक्त शस्त्र के बारे में सही नहीं है? मतलब संयुक्त शस्त्र मतलब लोकसभा और राज्यसभा दोनों का शस्त्र एक साथ बुलाना वो संयुक्त शस्त्र कहलाएगा। पहला पॉइंट, अब तक दोनों सदनों की संयुक्त बैठक 3 मौकों पर हो चुकी है। बिल्कुल सही हो, 3 मौके पर होती है साल में। राज्यसभा के सभापति संयुक्त शस्त्र की अध्यक्षता करते हैं। बिल्कुल गलत, राज्यसभा के सभापति नहीं बल्कि लोकसभा के सभापति मतलब संयुक्त शस्त्र की बैठक करते हैं, अध्यक्षता करते हैं। ऑप्शन सी, राष्ट्रपति संयुक्त शस्त्र के दोनों सदनों को बैठक बुला सकते हैं। बिल्कुल सही है। संसद के दोनों सदनों के बीच गतिरोध को दूर करने के लिए संयुक्त शस्त्र का आयोजन किया जाता है। बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन बी में क्या होना चाहिए था? लोकसभा के सभापति होना चाहिए था, तो ये सही हो जाता, इसलिए ये गलत है। राज्यसभा का है इसलिए गलत है। अगला क्वेश्चन, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है। अगर मैं बात करूं ऑप्शन सी की, कैल्शियम ऑक्साइड कैसा फॉर्मूला है? तो कैल्शियम ऑक्साइड अनबुझा चूना है जो कलई होती है। कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है? जो एक संगमरमर का फॉर्मूला है, चूना पत्थर का फॉर्मूला है, टाइल्स का फॉर्मूला है। तीनों परीक्षा में कई बार रिपीट हुए हैं, यहाँ पर आगे भी होंगे, ध्यान रखना। कैल्शियम कार्बोनेट, तो कैल्शियम कार्बोनेट संगमरमर, चूना पत्थर और टाइल्स का फॉर्मूला है, ध्यान रखना। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है। क्लियर हो गया होगा। राष्ट्रीय आय की गणना में डैश वर्ष की समय अवधि को ध्यान में रखा जाता है। तो राष्ट्रीय आय की गणना में 1 वर्ष की समय अवधि को ध्यान में रखा जाता है। राष्ट्रीय आय की गणना जब होती है तो 1 साल में होती है। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2021 को डैश में राज्यसभा में पेश किया गया था। तो 4 फरवरी 2021 को जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक को राज्यसभा में पेश किया गया था। जून 2022 में केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड, इस तरह से पूछेगा आगे आपसे आपके SSC MTS में, जून 2022 में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है? तो नितिन गुप्ता को CBDT के नए अध्यक्ष चुना गया है। अगला क्वेश्चन, अशोक ने अपने शिलालेख में उल्लेख किया कि उसने राजा बनने के 8 वर्ष बाद कलिंग पर विजय प्राप्त की थी। तो जब अशोक राजा बना ना तो उसके 8 साल बाद उड़ीसा पर विजय प्राप्त की थी। कलिंग उड़ीसा का प्राचीन नाम है, आपको ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना थी? तो 12वीं पंचवर्षीय योजना थी, आपको याद रखना। अंतिम पंचवर्षीय योजना में अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, आपको याद रखना है। 2014 में अंतिम थी क्योंकि उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने थे बीजेपी की सरकार में। बीजेपी सरकार आई तो योजना आयोग खत्म, पंचवर्षीय योजना खत्म, उसकी जगह नीति आयोग आ गया। ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ेंगे, हम आपको डेली करंट अफेयर कराते हैं बहुत बेस्ट तरीके से, और इसमें मैं प्रयास करता हूं कि आपको मैं स्टैटिक जीके भी कराऊं और साथ ही साथ कुछ क्विज भी कराऊं। क्विज का मतलब है ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन, किस चीज़ के? ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन जो हैं वो आपको मैं कराऊंगा करंट अफेयर के ही। जो मैंने पढ़ाया उसी का मैं हल किया टेस्ट ले लेता हूँ, जिससे कि आपको याद रहे कि मैंने कितना आपको समझाया। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। डैश ऐसी फसल है जिसका उपयोग भोजन और चारे दोनों के रूप में किया जाता है? तो डैश मतलब मक्का, मक्का का भोजन और चारे दोनों के रूप में किया जाता है, और यह एक खरीफ फसल भी है। बिल्कुल सही बात है। अब जो जूट है, गेहूँ तो हो नहीं सकती, गेहूँ जो है वो रबी की फसल है, तो ये कट जाएगा आपको ऑप्शन। चावल बचा, मक्का बचा और जूट को हम नहीं खा सकते भोजन के रूप में, लेकिन चावल और मक्का खा सकते हैं। अब कैसे हम आंसर निकालेंगे, देखो ध्यान से। 21 डिग्री से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान की आवश्यकता पड़ती है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी में अच्छी तरह से बढ़ती है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी में मक्का अच्छे से बढ़ता है, ना कि चावल। आगे बढ़े, निम्नलिखित में से कौन सा वह पर्यावरणीय घटक है जो वातावरण पोषकों को मुक्त करने की दर तय करता है? तो जनसंख्या वह पर्यावरणीय घटक नहीं है, एनवायरमेंट घटक नहीं है जो पोषकों के मुक्त होने की दर को कम करे। तो आपको ध्यान रखना है जो पर्यावरणीय घटक है वो मिट्टी, ताप, आर्द्रता है, ना कि जनसंख्या। जनसंख्या तो मनुष्य है। नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? तो नेताजी सुभाष चंद्र राष्ट्रीय खेल संस्थान पटियाला में स्थित है, ध्यान रखना। अगला, रक्षाबंधन भाई और बहन के बीच रिश्ते की भावनात्मकता को व्यक्त करने वाला त्यौहार है। 2022 में किस महीने मनाया गया? तो आप तो अच्छे जानते हैं, अगस्त के महीने में रक्षाबंधन पड़ता है, तो आराम से टिक कर देंगे ऑप्शन बी अगस्त।
नेक्स्ट क्वेश्चन को चलेंगे। खुदरा विक्रेताओं के लिए गोदाम में स्टॉक रखते हैं। कौन खुदरा विक्रेताओं के लिए गोदाम में स्टॉक रखते हैं? मतलब जो थोक विक्रेता होते हैं, खुदरा विक्रेता मतलब जो ठेला वाले होते हैं, रेडी वाले होते हैं, उनके लिए गोदाम में स्टॉक करके रखते हैं थोक विक्रेता, ताकि खुदरा विक्रेताओं को जब भी उनकी आवश्यकता हो उन्हें सामान उपलब्ध कराया जा सके। जब उनको ज़रूरत है तो आराम से उपलब्ध करा सके। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा। राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। अब यहीं से एक बहुत बेहतरीन आपको क्वेश्चन बताता हूँ कि केंद्र में महान्यायवादी की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो उसका उत्तर होगा राष्ट्रपति। केंद्र में महाधिवक्ता राज्यपाल, अगर राज्य में महाधिवक्ता राज्यपाल, अगर केंद्र में महान्यायवादी की बात करें तो आपको राष्ट्रपति लगाना है, ध्यान रहे आपको। मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाएगा? तो मुख्यमंत्री जी को शपथ राज्यपाल ही दिलाएंगे। जी भी आपको यहाँ से क्लियर करा दिया मैंने। गंगा नदी निम्नलिखित में से किस जल निकाय में जा मिलती है? मतलब गंगा नदी कहाँ पर जाके गिरती है या मिलती है? तो बंगाली खाड़ी इज द राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी लोक नृत्य शैली हरियाणा राज्य से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पर कौन सी नृत्य शैली है जो हरियाणा से संबंधित नहीं है, लेकिन और जो तीन आपको दे रखा है वो हरियाणा राज्य से संबंधित हैं। तो रौफ जो है वो हरियाणा से संबंधित नहीं है, लेकिन फाग, गुग्गा, खोरिया, ये तीनों के तीनों हरियाणा के हैं। तो आपको हमारी वीडियो में क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो पा रहे होंगे। और आप हमारी वीडियो जल्दी से आप लाइक कर दीजिए। जिन्होंने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, बगल से बेल आइकन को दबा दीजिए प्लीज़, जिससे कि आपको हमारी इस तरह की वीडियो आपको मिल सकें और ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन कर सकें आप एसएससी एमटीएस के लिए। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो पा रही होंगी। तो लास्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि 1919 में गांधी जी ने डैश के विरोध में सत्याग्रह का आह्वान किया था। तो 1919 में गांधी जी ने रॉलेट एक्ट के विरोध में सत्याग्रह का आह्वान किया था। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो मैं आपको इसी तरह की वीडियो लाता रहूँगा। आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, ध्यान से वीडियो को सुनते रहें और आगे बढ़ते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। विश यू ऑल द बेस्ट एवरीबॉडी।